Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today in this video we are going to discuss exercise 4.2. I hope you have completed exercise 4.1. पिछली एक्सरसाइज मैंने 4.1 कराई थी. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आपने वो होमवर्क रजिस्टर में कंप्लीट कर ली होगी. अगर कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन. रूट्स निकालने हैं. रूट्स मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है. बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना करके. तो वेरिएबल, अब ये तो आपको पता है कि एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने फैक्टर बन सकते हैं. जैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड विद द साइन ऑफ इक्वलिटी. बीच में इक्वल का साइन भी है. ठीक है. ये आइडेंटिफिकेशन है इक्वेशन की. अब ये इसमें x वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. तो डिग्री अगर 2 है तो इसका मतलब x की 2 ही वैल्यू निकल सकती हैं इससे. और क्योंकि ये ट्राइनोमियल है बिकॉज इट हैज़ 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स हैं. सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल. और मोस्टली ट्राइनोमियल्स जो हैं वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से होती हैं. तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो फैक्टर करने के ही काम आता है, इसलिए हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं. तो इसमें क्या है, सिर्फ हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है. वैसे तो मैंने आपको सिखाया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, लेकिन फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म माइनस टर्म, और बीच में जो माइनस का 3x है मिडिल टर्म, उसको हमें तोड़ना है दो ऐसे हिस्सों में जिनको घटाने से -3 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू एक्स स्क्वायर -10x² आए. मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए और घटाने से बीच वाली टर्म बन जाए. तो मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख दिया. अब 3 जो है, आपको फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना हुआ, 10 बन जा 10 -10x². कौन सी 2 टर्म्स हैं जिनको गुणा करने से 10 आता है और घटाने से 3 आता है? तो आपको पता है 5 2 10 होता है. 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा. अब हमें क्योंकि घटाना है तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तभी तो घटाते हैं. अगर दोनों टर्म का साइन एक जैसा हो जाएगा तो उसको हम घटा नहीं सकते हैं. अब किसको कौन सा साइन देना है वो हमें डिसाइड करना है. जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म का जो साइन होता है वो हमेशा बड़ी टर्म को दिया जाता है. तो इसलिए हमने माइनस का 5x लिया, प्लस का 2x लिया. ठीक है. बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े कर दिए, माइनस का 5x प्लस का 2x, घटाने से -3x ही आएगा. अब हमने फर्स्ट पेयर बना दिया यहाँ से यहाँ तक और सेकंड पेयर यहाँ से यहाँ तक. फर्स्ट पेयर में से हमने x को कॉमन कर लिया तो ये आ गया x -5. सेकंड पेयर में से हमने 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पर भी x -5 रह गया अंदर, इक्वल टू 0. अब हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक. दोनों ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज x -5. उस x -5 को हमने फिर से कॉमन कर लिया. ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ग्रुप में x रह गया और सेकंड ग्रुप में 2 रह गया. तो x -5 एंड x + 2 आर इट्स 2 फैक्टर्स. ये 2 फैक्टर हैं और हमें निकालना है रूट्स, मतलब x की वैल्यू. तो हम 1 बाय 1 आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. अगर x माइनस, देखो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 तभी आएगा जब इनमें से एक फैक्टर 0 होगा. अब हमें नहीं पता कौन सा फैक्टर 0 है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं. पहले हमने x -5 को 0 लिखा तो x की वैल्यू 5 आ गई. फिर हमने x + 2 को इक्वल टू 0 लिखा तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई. सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
एंड दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको फैक्टर्स और रूट्स में क्लियर हो गया क्या चीज कहना चाह रहे हैं। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में रकम दी गई है आपको 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज लिखा है, लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा है। अब आपको बताए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 6 दूनी 12 आना चाहिए और बीच में हमें x यानी कि 1x चाहिए। आपको पता है 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटाओ तो 1x आए 1 बचेगा। तो हमें 4 और 3 बनाना है। अब जो बड़ी रकम है उसको प्लस साइन देना है क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है, 4x प्लस का और 3x माइनस का ले लिया। बाकी फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिखा है। फिर वही तरीका, दोनों का पेयर बना दिया। पहले में से 2x कॉमन हो गया तो x प्लस 2 अंदर रह गया। दूसरे में से -3 कॉमन हुआ तो x प्लस 2 रह गया इक्वल टू 0। यहाँ ये दो पेयर बन गए, दो ग्रुप बन गए। x प्लस 2 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2x और यहाँ पर -3 बच गया। तो ये दो फैक्टर बन गए। अब ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दे रखा है। ये प्रोडक्ट 0 तब आ सकता है जब इनमें से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो हमने नहीं पता कौन सा फैक्टर 0 के बराबर है, हमने दोनों को 1 बाय 1 0 इक्वल टू लिख दिया और यहाँ से x की दो वैल्यूज निकाल ली। तो दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हमें प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का। पहली टर्म √2x² है और लास्ट टर्म है 5√2। √2x² को 5√2 से गुणा करेंगे तो देखो बेटा 5 तो 5 ही रहेगा, √2 को √2 से गुणा किया तो 2 बन जाएगा और 2 5 जा 10 आ जाएगा और x², 10x² चाहिए हमें प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या चाहिए 10, गुणा करके 10 आना चाहिए, घटा करके 7 आना चाहिए या जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो 5 2 जा 10, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया। अब हमने 5 2 जा 5 और 2 बनाए, लेकिन क्योंकि हमें जोड़ना है तो दोनों का साइन एक जैसा होना चाहिए तभी तो जुड़ेंगे और बीच वाला साइन लेना है दोनों को प्लस का साइन दे दिया। ये बन गई 4 टर्म्स। 4 टर्म के दो के जोड़े बना दिए। फर्स्ट में से √2x कॉमन कर दिया, √2x। बेटा मैंने आपको बताया कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 बनता है। इसका मतलब 2 जो है वो √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा जा सकता है ना। 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने √2 कॉमन कर लिया, √2 भी कॉमन कर लिया, एक x भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बच गया x प्लस x तो बाहर चला गया। अब 2 में से √2 बाहर गया है तो एक √2 अंदर रह गया ना। इसी तरह से 5 कॉमन किया तो x प्लस √2 अंदर रह गया। तो x प्लस √2 एक फैक्टर हो गया और √2x प्लस 5 दूसरा फैक्टर हो गया। इनको बारी बारी इक्वल टू 0 लिख दिया, जहाँ से x की एक वैल्यू -√2 आ गई और x की दूसरी वैल्यू -5/√2 आ गई। क्लियर। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्योंकि रेशनल नंबर था लास्ट टर्म तो पहले मैंने उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो 8 एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में 8 पर आता है, 8 को ऊपर 2 से गुणा कर दिया 16x²। इसी तरह से 1 के टेबल में 8 पर ही आता है, 8 को x से गुणा किया 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 8 को हम नीचे ले गए, दूसरी साइड ले गए और जब इसने दूसरी साइड जाकर 0 को गुणा किया तो ये खुद भी 0 बन गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो इस तरह से आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे मिडिल टर्म को तोड़ना है। गुणा करके 16 एकम 16 आना चाहिए और जोड़ करके 8 आना चाहिए। आपको पता है 4 चौक 16 होता है और 4 में 4 जोड़ा तो 8 भी आता है। तो इसका मतलब दोनों का साइन एक जैसा होना चाहिए तभी वो जुड़ेंगे। तो हमने -4x, बीच का साइन माइनस था तो दोनों को ही -4x दे दिया, माइनस माइनस दे दिया। अब हमारी 4 टर्म्स हो गई हैं, दो के पेयर बनाए, उसी तरीके से कॉमन किया। फिर जब दो फैक्टर बन गए हमारे ये
तो 1/1 एक को 0 के बराबर लिख दिया, दूसरे को भी 0 के बराबर लिख दिया, हमारी एक्स की दो सेम वैल्यूज आ गई। आ गया समझ में? दीज आर द रूट्स। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट किया है, आप इसको खुद समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको भी सॉल्व करिए। तो आपका जो एग्जाम्पल 1 है इस एक्सरसाइज का, इस ये स्टार्टिंग में दे रखा है पेज नंबर 171 पर, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना करके फिर आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये दो इक्वेशन बना दी हैं। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये बनेगी, सेकंड की ये बनेगी। सॉल्व बाय मिडिल टर्म मेथड। अब इसको मिडिल टर्म से आपको फैक्टराइज करना है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये दोनों पार्ट सॉल्व करके भेजेंगे ताकि मैं चेक करूं कि आपका ये सही है या गलत है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने से 27 आता है और मल्टीप्लाई करने से 182 आता है, ठीक है। हमारे को नहीं पता, हमें बस ये पता है कि सम 27 है दोनों का और उन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। फाइंड टू नंबर्स, वो दो नंबर निकालिए। तो हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, x² + 27x + 182। आपको पता है ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे और अपने x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनके स्क्वायर का सम 365 है। कंसेक्यूटिव, सबसे पहले तो आपको कंसेक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जिसमें कोई गैप नहीं होता। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर, देखिए बेटा दो संख्याएं लगातार हैं, 5 और 6 लगातार होती हैं, 7 और 8 भी लगातार होती है। लेकिन 7 से 8 कब बनता है? जब 7 में हम 1 प्लस करते हैं तो 8 बनता है। 6 से 7 कब बनता है? जब 6 में 1 प्लस होता है तभी 7 बनता है। अब हमें उसने कहा है दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं लगातार, तो हमने एक को तो एक्सपोज कर लिया, इससे अगले वाला कैसे बनेगा? x + 1 से, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के स्क्वायर का जोड़, x का स्क्वायर x² बन गया, x + 1 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, और इनका जोड़ 365 है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हमने a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, a² + b² + 2ab। अब आप देखिए x² + x² 2x² + 2x, 1 इधर ले लिया, 365 को आगे ले आए, माइनस का हो गया, माइनस का 364। इस पूरी इक्वेशन में से मैंने 2 को कॉमन कर लिया, बन गया हमारा ये 2 उधर जाकर के अपॉन में 0 होगा, 0/2 होगा तो 0 ही बन जाएगा, और इक्वेशन आ गई x² + x - 182 = 0। अब इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है और x की दो वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो बताइए मुझे एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको, हाइट भी कहते हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, उसने कहा है जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है।
फाइंड द अदर टू साइड्स, वो कह रहा है बाकी बची हुई दो साइड बताइए। तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो 90 के सामने वाली लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और उसने कहा है कि हाइपोटेन्यूस की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, बेस हमने x ले लिया इसका, और बेस से हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, ये हाइट है, तो x माइनस 7 कर दिया इसको। हाइपोटेन्यूस 13 है। अब एक बात सोच कर बताइए, 7th क्लास में आपने राइट ट्रायंगल पर कौन सी थ्योरम यूज की थी? राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो मैंने लिखा है बाय पीजीटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीटी? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज द हाइपोटेन्यूस, पी इज द परपेंडिकुलर, बी इज द बेस। अब एच हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ये लास्ट टर्म एज इट इज। अब मैंने देखा कि सेम टर्म लाइक टर्म्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस का 14x प्लस का 49 और 169 जब इधर आया तो माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करके और इसमें से 2 कॉमन करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये 2 कहाँ गया? ये 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। 60 के दो टुकड़े, 7x के दो टुकड़े बनाइए, जिसको गुणा करने से 60 आए और जोड़ने से 7 आए, जोड़ने या घटाने से। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए 7। तो माइनस का साइन हमें बड़ी रकम को देना है, दूसरी रकम को प्लस का साइन देना पड़ेगा। पेयर बना लिए, कॉमन कर लिया, ये दो फैक्टर बन गए। इन दो फैक्टर से x की एक वैल्यू माइनस 5y, एक वैल्यू प्लस का 12y। माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे को राइट ट्रायंगल में पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते हैं। x की वैल्यू 12, यानी कि बेस हमारा 12 आ गया। तो 12 में से 7 गए 5, इसकी हाइट आ गई 5। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, हर article जो है, was 3 more than twice the number of article produced on that day. Cost of production of each article, हर article की कीमत उसके प्रोडक्शन से 3 रुपये ज़्यादा है, ट्वाइस डबल करने के बाद 3 रुपये ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90, उस दिन टोटल 90 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किए गए, प्रोडक्शन हुआ और कितने ही उसकी कॉस्ट थी। तो हमने सपोज कर लिया, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे, एक दिन में आर्टिकल की प्रोडक्शन जो है वो x है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसके डबल से 3 रुपये ज़्यादा, x का डबल 2x और 3 रुपये ज़्यादा, ये इसकी कॉस्ट हो गई। आपको पता है टोटल कॉस्ट उस दिन 90 रुपीज़ है, तो प्रोडक्शन को आप एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। यहाँ से ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म मेथड से, फिर हमारे दो फैक्टर आ गए। ये एक वैल्यू बटे में आ रही है और नेगेटिव आ रही है, उसको काट दिया और दूसरी वैल्यू हमारी सही वैल्यू है। तो इसमें अब हमें लिखना पड़ेगा, x क्या था हमारा? x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, 6 आर्टिकल। फिर आपको कॉस्ट भी निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 मल्टीप्लाई 60, x की जगह 60 प्लस 3, 60 दूनी 120 और 3 163। तो इसको कंप्लीट करना है, अभी ये कंप्लीट नहीं है,
तो 2 लाइन और लिख करके आप इसको कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 6 आया तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 6। फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 3, यानी कि 60 दूनी 120 प्लस 3 123 रुपये का एक आर्टिकल है। आ गया समझ में? नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क रजिस्टर।